नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। अब देखिए हम शुरू करेंगे जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की आपकी है सिलेबस मैथमेटिक्स के अंदर एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें एक जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसमें आपके पास है कैलकुलस का पार्ट। किसका पार्ट है भाई? कैलकुलस का, जिसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी कह सकते हैं कुछ पार्ट को, और कुछ पार्ट होता है इसमें एडवांस कैलकुलस का, जो दोनों में ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो आपके ग्रेड फर्स्ट हो चाहे वो आपका क्या हो, ग्रेड सेकंड हो। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम बेसिक से लेके चलेंगे कि भाई डिफरेंशियल में कैसे क्या करना आप लोगों को, और उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करेंगे, सबसे जो पहले हम स्टार्ट करना जा रहे हैं वो करेंगे आपका पार्शियल डेरिवेटिव। क्या शुरू करेंगे भाई? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं आंशिक अवकलज। क्या कहते हैं भाई? पार्शियल डेरिवेटिव, या जिसे हम क्या कहते हैं भाई? आंशिक अवकलज कहते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव है, इसे हम क्या कहते हैं भी? आंशिक अवकलज। ठीक है, अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो श्योर मिलेगा आपको किसका? पार्शियल डेरिवेटिव का। ठीक है, अब सर करना कैसे है, कैसे इन चीज़ों को लेके चलनी है, तो देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक तो बिल्कुल हर चीज़ को बेसिक से लेके चलिएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसको सीखने की कोशिश कीजिए, न कि उसको रटने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात यह कि इन टॉपिक से, इनसे दूर भागने की बजाय इनको सीखने की कोशिश कीजिए। एक बार सीख जाओगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, फिर भी किसी को बैच संबंधी और कोई सूचना इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप अपने हेल्पलाइन नंबर पे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल बेसिक के साथ हम चलेंगे और अलग अलग गाइड्स के चक्कर में ना जाएं। बिल्कुल जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, आपने जो बीएससी या ग्रेजुएशन में जो पढ़ी हैं, जिस भी पब्लिकेशन की जो भी बुक आपके लिए, वो एनफ रहेगी। इधर उधर अलग अलग नित नवे नोट्स, नित नवी गाइड्स में जाने से कोई बेनिफिट नहीं है, समय खराब होगा, न टॉपिक क्लियर होगा, और ज़बरदस्ती का मन में आपके डर बैठेगा। जो बुक्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं, ऑथेंटिक बुक्स, उन्हीं बुक से एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। कोई बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन बुक में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, उन्हीं बुक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलज की बात करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक सी बातें सीख लीजिए। एक तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू क्या होता है भाई आपके पास? एफ एक्स। तो मैंने कहा कि इसके अंदर कितने वेरिएबल या कितने चर हैं आपके पास? दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं भाई? दो चर या दो वेरिएबल आपके पास। एक चर वेरिएबल y है और दूसरा चर या वेरिएबल कौन सा है? x। अब इसमें क्या होता है, एक चर या वेरिएबल होता है आश्रित, या जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक चर या वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र, या क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो सभी को मालूम होगा, इतनी छोटी छोटी बातें हैं फिर भी हम लेके चलेंगे। और देखो बेसिक से अगर चलोगे तो बेसिक से चलने में कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुश्किल से हर एक बुक के अंदर एक या दो क्लास का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप ज़ीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ सकते हो और चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। कहीं भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर बेसिक सीख गए तो एग्ज़ाम में चाहे हमने जो क्वेश्चन किया उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उसको कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स इन क्वेश्चंस में थोड़ी कम होती हैं भी, और मैं ये कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स का थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज तो जो शॉर्ट ट्रिक्स आप पढ़ रहे हो, एक ट्रिक पढ़ेंगे या दो ट्रिक पढ़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब पूरा सिलेबस करेंगे तो वहाँ आपके जाते जाते 300-400 ट्रिक्स हो जाएंगी आपके पास। आज वाली ट्रिक आज पढ़ी, बहुत अच्छी भी लगेगी, आपको याद भी रहेगी। मैं विशेष सलाह देना चाह रहा हूँ ये, जिसका लास्ट में जब पेपर दे के बाहर निकलोगे तो उसका परिणाम बहुत ख़राब आएगा उस चीज़ का। आज दो ट्रिक पढ़ी, बहुत अच्छे से याद है, कल दो पढ़ेंगे, दो तीन बातें शॉर्ट में पढ़ ली, बहुत अच्छे से याद रहेगी। एग्ज़ाम वाले दिन आपके पास 300, 400, 500 भी ट्रिक हो सकती हैं। तो 300, 400 ट्रिक आपके वहाँ एग्ज़ाम हॉल में एट ए टाइम दिमाग में नहीं रहेंगी। पहली चीज़, अगर शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो गई तो सवाल का आंसर बिल्कुल गलत आएगा, बिल्कुल 100% गलत आएगा। इसलिए बेसिक कंसेप्ट पे चलिए, बेसिक कंसेप्ट से चलिए। जहाँ कोई बहुत ही रिक्वायरमेंट हो वहाँ थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। ठीक है, पहली चीज़। अभी थोड़ी सी बात आपको अलग लग रही होगी, लेकिन ये अनुभव का ये सारांश है, या सार एक समरी के रूप में कह रहा हूँ कि पेपर देने के बाद स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पेपर में क्या होता है बच्चों के साथ, वो ये वास्तविकता है।
इसलिए लिमिटेड शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। बाकी सर फिर ये रहता है कि आप बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर फिर एग्ज़ाम में हमसे पेपर कवर कैसे होगा। तो पेपर कवर करने के लिए प्रैक्टिस पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी प्रैक्टिस ही है, और तीसरा ऑप्शन भी प्रैक्टिस ही है, और चौथा ऑप्शन भी प्रैक्टिस ही है। समझ गए होंगे इस बात का क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपका समय क्वेश्चन करने का घटता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन को मान लो 4 या 5 मिनट में किया पहली बार में, आप कभी तय कर लीजिए, दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आप उसी क्वेश्चन को 3 से 3 मिनट में कर लोगे। तीसरी बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उसी क्वेश्चन पे 2.5 मिनट में आ जाओगे, और जो थोड़ा सा और शार्प माइंड रखता है वो 1.5 से 2 मिनट में उस क्वेश्चन को करने लग जाएगा। ठीक है। अब ऐसा कोई भी सवाल नहीं है इस बुक में कि भाई मैंने तो इतनी सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतनी बार पढ़ा चुके इस चीज़ को, कम से कम 60-70 बार इस बुक को पढ़ा दिया इतने सालों में। तो आप चाहें तो चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर बेसिक क्लियर है तो न तो कोई क्वेश्चन आपके लिए छोटा होगा न कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, न कोई क्वेश्चन आसान होगा न कोई क्वेश्चन टिपिकल होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे आपके लिए, एक जैसे लगेंगे आपको। जैसे भाई हमारे लिए सारे क्वेश्चन सेम है। अब सर ये टाइम कम कैसे होगा? देखो टाइम में 2 तरीके होते हैं, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक आपकी स्टेप कम होंगी। कुछ स्टेप आप डायरेक्ट लिखने लग जाओगे, जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ स्टेप आपको एडवांस में दिखने लग जाएंगी। ये अनुभव है, आप कर लीजिए इस चीज़ को। तो दोनों, जैसे पहले क्वेश्चन को 7 स्टेप में किया, 8 स्टेप में किया, दूसरी बार में 5 में करेंगे, तीसरी बार में 3 स्टेप में ही कर लोगे आप उसको, और एक स्पीड भी बढ़ जाएगी, हाथ की और दिमाग की दोनों की स्पीड बढ़ेगी। तो इसलिए इस तरीके से टाइम और स्टेप दोनों कम होते चले जाएंगे और आपका क्वेश्चन वही 1 से 2 मिनट बन जाएगा, अगर किसी बच्चे ने 3 से 4 बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हो तो। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो कि ऐसी कोई रामबाण चीज़ हो कि हम एक बार करें और सीख जाएं, बहुत अच्छे हमको नंबर मिल जाएं, तो ऐसी कोई भी रामबाण चीज़ नहीं है। और जहां मिल रही है आप लोगों को वो बिल्कुल गलत चीज़ है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कि बेसिक वाले बच्चों के कहाँ थे और हम ट्रिक वाले कहाँ रह गए। ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कोई भी नॉर्मल एक फंक्शन होता है y=fx, तो इसके अंदर ये x तो कौन सा चर होता है आपके पास? स्वतंत्र चर। इसको तो क्या कहते हैं भाई? स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको तो क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और y कौन सा चर होता है बेटा? y होता है आश्रित चर। y कौन सा चर होता है? आश्रित चर। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको भी क्या कहते हैं हम? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। जब एक ही स्वतंत्र चर हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो आपके पास, तब तो हम अवकलज या डेरिवेटिव नॉर्मली क्या लिखते हैं? dy/dx। तो यहाँ तो नॉर्मल जो अवकलज या डिफरेंशिएशन हम करते आते हैं वही अवकलन या डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। अब बोले सर कि बताइए हमें कि सर आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत कहाँ होगी? तो देखो बेटा, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत यहाँ होगी जब कोई भी फंक्शन होगा, जैसे z फंक्शन दे रखा है, उसमें चर या वेरिएबल एक से ज़्यादा आ जाए। जैसे 2 वेरिएबल आ गए आपके पास। अब कोई कहे कि z का सर अवकलज या डेरिवेटिव कीजिए, तो z का जो अवकलज या डेरिवेटिव होगा वो आंशिक या पार्शियल होगा, जिसमें हम एक बार डेल जेड अपॉन क्या लिखेंगे? डेल एक्स, और एक बार हम लिखेंगे डेल जेड अपॉन क्या फाइंड आउट करेंगे? उसका डेल वाई। फिर उसका संपूर्ण अवकलज, टोटल डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव तभी लिया जाता है जब कम से कम 2 स्वतंत्र चर हों, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तब हम किसको काम में लेंगे? तब हम किसको काम में लेंगे? आंशिक अवकलज, या किसको काम में लेते हैं भाई? पार्शियल डेरिवेटिव्स को काम में लेते हैं। तो ये तो थी छोटी सी बेसिक सी बात। अब सर करना कैसे है? क्या फॉर्मूले काम आएंगे, या हम बिना फॉर्मूले के भी इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो देखो क्या होगा इसमें। बिल्कुल बेसिक से 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है z=x+y। ध्यान से समझिए, यस यही कंसेप्ट काम करेगा, बेसिक है, और इसके बाद में आप उससे आगे बढ़ जाओगे। सेकंड क्वेश्चन है भाई आपके पास z क्या है? x/y। और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास z=x/y। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। z=x+y, z=x/y, और z आपके पास कितना है? x/y। तीनों क्वेश्चन में कहेगा कि सर इनके आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है। तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम करने वाले हैं
यहाँ से देखिए, बिल्कुल समझिए एक बार बेसिक कंसेप्ट से। आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और एक किसकी ज़रूरत है, डेल जेड अपॉन डेल वाई की। तो देखिए एक चीज़ हमेशा दिमाग में बना के रखिए, जब जिसके साथ करते हैं उसी का होगा, बाकी को क्या समझेंगे, कांस्टेंट। जिसको करते हैं उसी का होगा, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसी का अवकलज या डेरिवेटिव होगा, बाकी सारे के सारे किसकी तरह ट्रीट होंगे, किसकी भांति व्यवहार करेंगे, एज ए कांस्टेंट व्यवहार करेंगे। तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स में एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का तो कितना होगा 1 प्लस में ये y है, y किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। आप भली बात ही जानते हो कि जब प्लस में कोई कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट किसकी तरह, अगर कांस्टेंट का अवकलज या डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, 1। अगर z का किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो x का रिजल्ट तो कितना आएगा, 0, क्योंकि जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। और ये x किस में, ये ध्यान रखिए प्लस में। जब भी कांस्टेंट प्लस में होता है तो अवकलज या डेरिवेटिव कितना होता है, 0। इसके बाद देखो हम करेंगे किसका डेरिवेटिव, y का, तो y का 1, तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया, 1। आई बात सबके समझ में। चलिए जी नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेल जेड अपॉन कितना, डेल एक्स। एक तो ये करना आपको, और एक करना आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई करना है। एक तो करना आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और एक क्या फाइंड आउट करना है बेटे, डेल जेड अपॉन डेल वाई करना है, ठीक है। अब बोले कि सर क्या करें इसके अंदर, तो देखो जब x के साथ करेंगे तो y कांस्टेंट है, ये देखो एक्स वाई लिखा हुआ है तो y कांस्टेंट है, y तो ऐसे ही जैसे कोई 5 लगा हुआ हो, तो जैसे 5x हो गया ये आपके पास। अब 5x का करते हो तो 5 तो ऐसा कैसा, और x का कितना होता है, 1, ऐसा ही तो होता है भाई। जब कोई अचर या कांस्टेंट गुणा या मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को तो छोड़ देते हैं भाई, यही तो करते हैं। जब कोई अचर या कांस्टेंट गुणा या मल्टीप्लाई में होता है तो हम उस कांस्टेंट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यही काम करते हैं। अब उस कांस्टेंट को अगर हम छोड़ दें, अगर हम उस कांस्टेंट को छोड़ दें तो क्या होगा, y को छोड़ देंगे। y का मतलब जैसे कोई 5 कांस्टेंट होता उसी तरीके से इसको छोड़ देंगे, तो y तो ऐसा का ऐसा रह गया। डेरिवेटिव या अवकलज किसका होगा, 1, x का, तो x का कितना हो गया, 1, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए अब किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ। तो देखो जब y के साथ करोगे तो आपके पास लिखा हुआ है xy। अब आप कर रहे हैं y के साथ, तो x तो कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा, जैसे 5 होता है वैसे ही x है भाई। कोई 2y लिखा हुआ हो, 5y लिखा हुआ हो, वैसे ही xy है। y के सामने x कांस्टेंट है तो ये तो ऐसा का ऐसा। जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो साथ में चलता है, तो सर x तो क्या होगा, आप ही खुद कहोगे कि सर x तो क्या होगा, साथ में चलेगा, और y की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसका मतलब रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, x। तो जब प्लस में कांस्टेंट होता है दूसरा वेरिएबल तो रिजल्ट कितना आता है, 0। जैसे x के प्लस में कौन था, y कांस्टेंट है तो 0। जैसे y के साथ कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है तो कितना, 0। प्लस में आप भली बात ही जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव या अवकलज कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है। दूसरा इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई या गुणन की बात कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई या गुणन में भी हम देख रहे हैं, मल्टीप्लाई या गुणन में भी हम देख रहे हैं कि आपके पास उसी तरीके से काम कर रहा है कि जो कांस्टेंट होता है वो साथ में चलता है। जैसे 5x का करते हैं तो 5 तो साथ ही चलेगा, x का कितना होता है, 1 होता है। वैसे यहाँ जब x के साथ करते हैं तो y कांस्टेंट है तो x का 1 होगा। वैसे ही y के साथ करेंगे तो x तो कांस्टेंट है तो साथ में आ गया, और y का कितना हो गया, 1। अब देखो थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए भाई थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो एक तो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स करना है, और एक क्या करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ध्यान दीजिए बोर्ड पे बहुत काम की चीज़ है। एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स कहीं ना कहीं आपको पेपर में ज़रूर दिखेगा। किसके अंदर, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कई जगह ज़रूरत पड़ेगी इसकी, एक्स अपॉन वाई या किसकी, वाई अपॉन एक्स की। ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन यह आपके पास है बेटा, एक्स अपॉन वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन वाई इंटू कितना, एक्स। कोई अंतर नहीं है इसके अंदर भाई। एक्स अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक्स लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। चलिए जी, अब बोले सर कर किसके साथ रहे हैं ये बताओ आप हमको। तो हम किसके साथ कर रहे हैं बेटे, हम कर रहे हैं एक्स के साथ। हम किसके साथ कर रहे हैं, एक्स के साथ। हम किसके साथ कर रहे हैं भाई, एक्स के साथ कर रहे हैं। तो एक्स के साथ कर रहे हो तो ये वाई तो वैसे ही है जैसे कोई कांस्टेंट मान लो 1/5 इंटू एक्स लिखा हुआ हो, 1/5 इंटू एक्स लिखा हो, वैसे ही ये 1 अपॉन वाई है। तो जब कोई कांस्टेंट साथ में होता है तो वो तो ऐसा का ऐसा आता है, और x का कितना होता है, 1 होता है, और x का कितना होता है, 1। वैसा ही यहाँ होगा,
एक्स के साथ करें तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज आएगा, और एक्स का कितना होगा आपके पास 1 होगा। एक्स का कितना होगा भाई आपके पास 1 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये सबके क्लियर है बिल्कुल। चलिए जी, अब देखो y के साथ करना, तो सर समझाओ इसको कैसे करें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू 1/y, इसको लिख सकते हैं x इंटू 1/y। x इंटू 1/y जब लिख सकते हो तो देखो x तो एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम किसके साथ सोल्व कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू y हम सोल्व कर रहे हैं। तो जब हम y के साथ करेंगे तो x तो कांस्टेंट, और 1/y का कितना होता है -1/y²। तो ये तो हो गया x, और साथ में कितना आ गया -1/y²। तो इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट है कि जब प्लस में हो तब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जब मल्टीप्लाई में हो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जब अपोन में हो x/y में हो तब पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। समझ रहे सारी चीज़ें? तो इस तरीके से आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, इसके अलावा पूरे पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन में आपको किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। बेसिक फॉर्मूले आप जानते ही हो, लॉग, साइन, कोस, टेन, इनके तो अवकलन या डिफरेंशिएशन जानते हो, e⁻x। भाई ये तो फॉर्मूले हम जानते ही हैं, बेसिक फॉर्मूले तो, कि लॉग का क्या होगा टेन इनवर्स क्या होता है सर साइन कोस, e⁻x 1/x। ये तो बेसिक फॉर्मूले अवकलन या डिफरेंशिएशन के आते ही होंगे सबको। तो इनके अलावा किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अभी जो फोकस होना चाहिए वो क्वेश्चन को सीखने पे होना चाहिए, उसका बेसिक सीखने पे होना चाहिए, उसका कंसेप्ट सीखने पे ध्यान होना चाहिए। अभी टाइम और स्पीड पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। एक बार जब सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे वो तो आपने देखा ही होगा जीवन में कि भाई जैसे कोई आदमी गाड़ी सीखता है तो पहले वो गाड़ी सीखने पे ध्यान देता है, बिल्कुल स्लो चलता है। फिर दूसरी बार जब वो सीख जाता है तो थोड़ी स्पीड बढ़ाता है, और फिर जब वो खुद चलाने लग जाता है, थोड़े दिन हो जाते हैं, कई बार गाड़ी चलाता है तो फिर 50-60 की स्पीड पे चलाने लग जाता है, फिर 100 की स्पीड पे भी चलाने लग जाता है। या जो पहले दिन ही सीखता है वो क्या 100 पे थोड़ी सीख सकता है? नहीं सीख सकता। उसको वही 5-10 की स्पीड से चलाना सीखता है आदमी, और 5-10 की स्पीड से सीखते सीखते वही अपन कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 100+ तक भी पहुँच रहे हैं स्पीड में। तो बस वही है, जो जितनी ज़्यादा चलाएगा, जो जितना कंसंट्रेट से चलेगा, उतना ही गाड़ी के बेसिक सीखेगा कि किस स्थिति में क्या करना है, कब ब्रेक है, कब स्पीड देनी है, कब एक्सेलरेट करना है इसको, कब गियर चेंज करने हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से वही चीज़ यहाँ है। पहला राउंड है सीखने का, इसको सीखिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, और उसके बाद दूसरे राउंड में आप थोड़ी स्पीड और बढ़ाइए, तीसरे राउंड में और गाड़ी को स्पीड ले जाइए, और फिर फर्स्ट गियर से 5th गियर तक पहुंचा दिया 100+। तो पेपर जब तक आए तब तक 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीज़ों की, तब जाके आप 5th गियर में गाड़ी को क्रॉस कर पाओगे। ठीक है भाई, अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, और बेसिक फॉर्मूले आते ही हैं, और बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। पार्शियल डेरिवेटिव या किसकी बात कर रहे थे हम, आंशिक अवकलज की। ठीक है भाई, अब देखो बेटे यहाँ से देखिए, तो क्वेश्चंस लेके चलेंगे डायरेक्ट ही अपन, और इसमें किसी प्रकार की कोई इश्यू नहीं है। तो देखो सबसे जो पहले हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे भाई इसके अंदर। हमारे पास क्वेश्चन है z = tan इनवर्स y/x। क्वेश्चन देगा आपको z = tan इनवर्स y/x, और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, या आपसे क्या पूछेगा कि मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपसे पूछेगा ∇² z/∇x² प्लस ∇² z/∇y² का मान या वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आपसे पूछेगा। जो क्वेश्चन देगा आपसे, जैसे ये दे दिया आपको z = tan इनवर्स y/x, और आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू या मान ज्ञात कीजिए ∇² z/∇x² प्लस ∇² z/∇y², और इसकी आपसे क्या पूछ लेगा, मान या वैल्यू पूछ लेगा। 4 ऑप्शन में दे देगा कोई भी वैल्यू। अब करना कैसे इसको देखो, सॉल्यूशन देखिए इसका। एक दूसरी सलाह और कहूँगा मैं कि पहले दिन से ही पुरानी सालों के पेपर मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम की बर्बादी है।
भाई जब तक हमें आता ही नहीं कंसेप्ट, उन पेपरों को पलटने से, पुराने सालों के क्वेश्चंस के वीडियो देखने से एक समय ख़राब करना है, उसमें आपको लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन था क्या, उसका क्या फ़ायदा होगा, कोई बेनिफिट नहीं है। पहले चीज़ को सीखो, उसके बाद उसको करो, तब मज़ा है उस चीज़ का। अब आप नई नई गाड़ियाँ देखने जा रहे हो, रोड पे गाड़ी चल रही है, यार क्या गाड़ी जा रही है, अपनों को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। पहले खुद करो काम को और फिर उस चीज़ में एक्सपेरिमेंट करो। तो इन सवालों की खास बात ये होती है कि क्या तो दिया हुआ है, क्या करना है। मैथमेटिक्स की दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं भी, अगर जिसको मैथमेटिक्स ढंग से पढ़नी सीखनी है तो मैथमेटिक्स की दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो क्या दिया हुआ है और क्या करना है। तो हमें जेड दिया हुआ है, ठीक है भाई, जेड दिया हुआ है, अब क्या दिया उसको छोड़ो, जेड दिया हुआ, करना क्या है, जेड का 2 बार एक्स के साथ 2 बार वाई के साथ, मेन काम यही है। प्लस तो लास्ट में ही कर लेंगे हम। भाई करना जो मेन काम है वो क्या है कि जेड दिया हुआ है और जेड का 2 बार एक्स के साथ करना आपको, और 2 ही बार किसके साथ करना है, वाई के साथ। फिर जो भी प्लस माइनस गुणा करवाएगा वो कर लेंगे। मेन काम पता चलने चाहिए कि क्या तो गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, आधे बच्चों को तो ये पता नहीं चलता। अभी तो चलो ये थोड़े सिंपल सवाल हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें तो ये पता नहीं चलता कि हमें क्या तो दिया हुआ था और क्या करना है। फिर वो ऐसे तुक्के लगाते हैं ऑप्शनों में, तो फिर तुक्के लगाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये है ना बात। तो देखो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन गिवन क्या है आपके पास, गिवन दिया हुआ क्या आपको, z इक्वल टू टेन इनवर्स क्या दे रखा आपको, y अपॉन एक्स। अब हमें करना है देखो 2 बार x के साथ, तो क्या करेंगे, इसको दे दिए इक्वेशन फर्स्ट, हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्या चलेंगे भाई विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा आपके पास डेल z अपॉन डेल x। देखो इसके अंदर x है कि नहीं ये ज़रूर देखना है, x है इसके अंदर, इसका मतलब x के साथ होगा x के साथ, तो पहले किसका होगा, टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स क्या कहता है कि जो भी साथी होता है वो नीचे आके उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। यही कहता है टेन इनवर्स। भाई टेन इनवर्स क्या कहता है कि जो भी उसका साथी है वो नीचे आके 1 प्लस के अंदर और उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। एक तो थोड़े से फॉर्मूलों के लेवल से ऊपर उठो, जो आप फॉर्मूले रट के आए थे ना कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रटते रटते आप बूढ़े हो गए है ना, कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रटो मत इसको। चीज़ को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकलिटी लाओ, प्रैक्टिकल तरीके से उसको समझना, सोचना, करना सीखो। अब टेन इनवर्स रटने की जरूरत थोड़ी है। टेन इनवर्स क्या कहता है, 1 में नीचे जो भी उसका साथी है उसका होल स्क्वायर, और प्लस में क्या करना होता है 1। अब यहाँ साथी कौन है, y अपॉन एक्स, तो ये हो गया y अपॉन एक्स। अभी तक किसका हुआ, टेन इनवर्स का, अभी तक किसका हुआ, टेन इनवर्स का। आगे बढ़ते हैं, अब बोले किसका करना, y अपॉन एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में करना, x के। अभी अभी समझा के आया था, एक बार और समझा देता हूँ। x के रेस्पेक्ट में करना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू 1 अपॉन एक्स। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन को क्या लिख, y अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, y इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स। तो देखो कर किसके साथ में रहे हैं, x के साथ में, तो y तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन एक्स का कितना होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो ये तो हो गया बेटा y, और ये हो गया आपके पास -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए उस पर। यहाँ से हमें ये मिल रहा है, देखो नीचे जब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाके इस एक्स स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये हो गया -y अपॉन, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोबारा से करते हैं इसका, डेल स्क्वायर जेड अपॉन कितना होगा, डेल एक्स स्क्वायर। एक बार चलते चलो मेरे साथ, पहले पूरे मेथड से सवाल कर लो, और फिर आपको एग्ज़ाम में सवाल कैसे करना, पेपर के टाइम पे, कि सर ये पेपर में हमें ये क्वेश्चन दिख गया तो इस क्वेश्चन में कैसे इसका हमें इस क्वेश्चन से लड़ना है, इस और लड़के हमें इस लड़ाई को जीतना है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम लोग, अभी एक बार मेथड से चलिए, इसके बाद अब देखो दोबारा देखते हैं। करना किसके साथ है भाई, एक्स के साथ। तो x कहाँ है, नीचे, नीचे ही x, तो ये y कोई काम नहीं आएगा, माइनस कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे समझो वही बात, -y बाहर छोड़ दो, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, वाई स्क्वायर। ये बना बेटे हमारे पास। अब देखो तो -y को तो बाहर छोड़ दीजिए, और ये हो गया 1 अपॉन। अब 1 अपॉन का आप जानते हो कि 1 अपॉन का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ऐसे सीखो चीज़ों को, 1 अपॉन का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, होल स्क्वायर, और उसके साथ साइन किसका आता है, माइनस का। अरे भाई यही तो होता है, किसी में कोई 1 अपॉन का करते हैं, 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे मत रटिए फॉर्मूलों को, फॉर्मूले कैसे समझिए कि 1 अपॉन में जब कुछ भी है तो उसके साथ साइन किसका आएगा, माइनस का, तो एक माइनस और आ गया आपके पास।
और जो कुछ भी है उसका क्या होगा, होल स्क्वायर, जो कुछ भी है क्या होगा, होल। अब इसके अंदर चलेंगे, अंदर चलेंगे तो x के साथ कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का तो 2x प्लस में y किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट। जब प्लस में कांस्टेंट होता है तो कितना, 0। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये बन गया आपके पास 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या दे दीजिए भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए अब किसके साथ करना है, विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के साथ हम करेंगे इसी का z इक्वल टू जो दिया हुआ आपका टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, डेल जेड अपॉन कितना हो गया, डेल वाई इक्वल टू टेन इनवर्स क्या कहता है, आंख बंद करके पहले तो ये देखा करो कि इसमें y के साथ करना, y है क्या, तो y है सर इसके अंदर, y है तो फिर किसका करना है, टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स कहता है 1 प्लस जो भी साथी है नीचे आके उसका क्या हो गया, स्क्वायर, तो ये हो गया y अपॉन एक्स। अब करना किसका है, y अपॉन एक्स का करना है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू y। किसके साथ करना भी आप लोगों को, y के साथ करना इस चीज़ को। अब y के साथ हम इसको करेंगे तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, ये जो y अपॉन एक्स लिखा हुआ है इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। करना किसके साथ है सर बताओ, 1 अपॉन एक्स के साथ करना बेटे, तो 1 अपॉन एक्स के साथ हमें करना है, तो 1 अपॉन एक्स के साथ नहीं, वो y के साथ करना, तो 1 अपॉन एक्स तो किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो ये तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि कांस्टेंट किस में, मल्टीप्लाई में है, और y का कितना हो गया, 1 हो गया आपके पास, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा एक एक्स कैंसिल होगा, तो ये कुछ ऐसा बचेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, वाई स्क्वायर। अब देखिए दोबारा से इसको देखें, डेल स्क्वायर जेड अपॉन कितना होगा, डेल वाई स्क्वायर। करना किसके साथ है, वाई के साथ, तो वाई नीचे, ऊपर एक्स कोई काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बाहर कर दो इसको। तो फिर वही कंसेप्ट 1 अपॉन, तो 1 अपॉन कहता है कितना, माइनस 1 अपॉन का क्या होगा, होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया अभी, वाई स्क्वायर। अब चलेंगे इसके अंदर, अंदर चलेंगे तो अंदर कितना होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर का तो 0 और वाई स्क्वायर का कितना होगा, 2y। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया आपके पास 2xy, ये किसका होगा, माइनस का, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों रिजल्ट जब आ जाएं, दोनों रिजल्ट जब आ जाएं तो दोनों रिजल्ट को आपको क्या करना है, टोटल, और दोनों रिजल्ट का जब हम टोटल करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, अपना 0 वाला ऑप्शन सही होगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए पूरे मेथड के साथ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में कितनी शब्द लिखने हैं आपको, और आपको 0 आंसर नज़र आएगा। कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, और उसके बाद बताता हूँ कि ये तो पहले सीखने का तरीका हर चीज़ का, जब ये हम सीख गए अब इसके बाद हमें देखना है कि इसको कैसे आगे लेके चलना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना टिक हो जाएगा इसके अंदर, 0। लिख लो इसको, नोट कर लीजिए। अब इसका सीखेंगे हम सीखने का तरीका, तो सीख लिया हमने, अब एग्ज़ाम में कैसे करना है इसको वो हम ध्यानपूर्वक सीखेंगे। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके अंदर, कि लिख तो लो पूरे कंसेप्ट के साथ लिखो, क्योंकि अगर अभी आपने शॉर्ट लिख लिया तो जब कभी आप रिवाइज करोगे तो आपको पूरा मेथड मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेटे क्या करेंगे इसके अंदर, आपको देखो एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ और क्या करना है, कितने शब्द लिखने हैं इसके अंदर। अब ध्यान देना एक बार, अगर नोट कर लिया हो तो एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, या बाद में और नोट कर लेना, एक बार बोर्ड पे देखो कि सर हमें क्या करना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा तो आपको ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखो वो डायरेक्ट ट्रिक जो आप सीखते हो ना,
हर जगह पहली बार डायरेक्ट ट्रिक होती नहीं है, और डायरेक्ट ट्रिक होती है तो फिर वो हर क्वेश्चन पे लगती नहीं है, फेल हो जाती है जाके। तो इसलिए अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एग्ज़ाम में आपको पहले किसके साथ करना है, एक्स के साथ, तो ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को मालूम है। सिर्फ और सिर्फ एक ये लाइन लिखनी है यहाँ से, इसको देख के आप ये लिख सकते हो कि भाई देखो यहाँ से देखो, या ऐसे यहीं ये लिख दो, चाहे ये नहीं लिखें, अगर इसको नहीं लिखते हो तो आप इसको लिख सकते हो। बस ये दिख ही रहा आपको 2xy हो जाएगा, फिर यहीं लिख देना कि ये कितना हो गया 2xy। तो एक स्टेप और दो स्टेप। y के साथ करोगे तो ये तो आसान सा है, आप यहीं कैंसिल करके इसको लिख सकते हैं दोबारा से, x² y² x, ये लिखना है। इसको यह मालूम है कि ये कहाँ आएगा, बाहर, और ये आ जाएगा आपके पास -1/, और ये रिजल्ट। अब देख लो 1 2 3 और ये 4, बस इतनी ही बातें लिखनी है। 1 2 3 और 4, न ये लिखना है, न ये लिखना है, न ये लिखना आपको, न ये इधर का लिखना है। ये पूरा प्रोसेस किसका है, समझने का, ये पूरा प्रोसेस किसका है, समझने का। तो यहीं से अब इसी की 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो भाई। अभी एक बार किया 5 मिनट लग रही है, अब मैंने बताया एग्जाम में कैसे करना है, तो 2 मिनट तो आपकी वैसे ही कम हो गई, 3 मिनट पे पहुंच गए। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार करोगे फिर 2 मिनट, 2 मिनट से फिर 1.5 मिनट पे आ जाओगे, और जिसने और भी अच्छे से कर ली वो 1 मिनट पे पहुंच जाएगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 1 मिनट वाले हैं नहीं वैसे, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को भी कितने मिनट में सोल्व कर सकते हो, 1 मिनट में। 1 मिनट वाले क्वेश्चन और अलग होते हैं भाई, जो 5, 10, 12 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। कुछ है रियल एनालिसिस हुआ, आपका एलजेब्रा हुआ, डायनेमिक्स हुई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक विदिन 1 मिनट सोल्व हो जाएंगे 10-10 सेकंड में, तो उनके जो टाइम बचा हुआ वो इन क्वेश्चन में काम में ले सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चन का भी आप टाइम बहुत डिक्रीज कर सकते हो। अब बच्चे क्या करते हैं, एक गणित काम में लेते हैं कि बोले एग्ज़ाम में, जैसे मान लो कोई भी पेपर हो, जैसे मान लो लगभग कोई एक मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम है, मान लो उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 100 क्वेश्चन में मान लो 2 घंटे दे रहा आपको, तो कितने मिनट हो गई, 120 मिनट हो गई, ठीक है। 20 मिनट आपकी मान लो कोई पेपर में रोल नंबर, OMR सीट भरने की, वो सारी चीज़ें मानता हूँ, OMR, ठीक है। अब डायरेक्ट कंपटीशन लड़ाई कहाँ चल रही है, 100 क्वेश्चन और टाइम कितना हमारे पास, 100 मिनट का टाइम है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, और टाइम कितना, 100 मिनट। तो बच्चे क्या करते हैं, बोले एक क्वेश्चन को बोले सर एक क्वेश्चन को कितनी मिनट मिलेगी, 1 मिनट मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, आप गणित के स्टूडेंट हो तो ज़रूरी है ये बात करना, तो कि एक क्वेश्चन को कितना समय मिलेगा सर, 1 मिनट मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मिनट लेते नहीं हैं, और ऐसे भी सारे क्वेश्चन नहीं होते जिनमें 1 मिनट से कम समय लगे। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत होते हैं जिनमें 1 मिनट से ज़्यादा समय भी लगेगा। तो वो आपस में एक क्या होता है, औसत या एवरेज बैठाना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे पढ़ा 10 सेकंड 5-6 सेकंड, ये लो जी भाई, कौन सा निम्न में से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है एलजेब्रा में, कौन सा इसमें अभिसारी अपसारी है, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस क्या होगी, लिमिट किसकी है, कितना ऑर्डर है इसका, कितना ऑर्डर है, कोई थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया, तो वो तो अगर याद है तो पढ़ा, और ये लो जी कितनी सेकंड में हो गया, 10 सेकंड। तो कम से कम पेपर में 100 नंबर के पेपर में 30 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो 10 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो। 100 क्वेश्चन में से ध्यान रखना इस चीज़ का, 30 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं 100 में से जो आप 10 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट के साथ डीपली पढ़ा है तो। अब देखो यहाँ से कितना टाइम बच गया आपके पास, हर क्वेश्चन में से 50 सेकंड बच गए आपके पास, 50 सेकंड बच गए, तो 30 क्वेश्चन के कितने हो गए, 30 क्वेश्चन के हो गए 5 गुणा 15, 3 1500, ये हो गया आपके पास, और करीब ये टाइम हो गया आपके पास 25 मिनट बच गए। कितने मिनट बच गए भाई, 25 मिनट यहाँ से एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप कर चुके, फिर 30 ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें 1 मिनट के करीब टाइम लगेगा। 30 ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 30 से 40 क्वेश्चन जिनमें 1 मिनट के करीब टाइम लगेगा। 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें 1 मिनट टाइम लगेगा ही लगेगा आपको। 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें 10 सेकंड का ही टाइम लगेगा, अगर आपने पढ़ा है, आता है तो, नहीं तो चाहे पूरी ज़िंदगी निकल जाए तब भी नहीं आ सकते।
और 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें 1 मिनट मिली थी और 1 मिनट इन्होंने अपनी ले ली। और पेपर में 30 क्वेश्चन ही फिर ऐसे मिलेंगे आपको करीब कि जिनमें कम से कम 2 मिनट लगेंगी। तो 1 मिनट तो एक क्वेश्चन को यहाँ से मिली हुई है, और ये जो 25 मिनट बची थी ना, ये मिनट इनको मिल जाती हैं फिर, तब जाके क्वेश्चन 2 मिनट लेते हैं। और फिर 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर पेपर में जो बहुत लेंदी होते हैं, जिनमें 5-7 मिनट लगती हैं। तो वो तो उन क्वेश्चन को तो 5-7 क्वेश्चन को तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मेरिट 100 में से 100 जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनको तो वही बच्चे कर सकते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जिन्होंने 10-10 बार प्रैक्टिस कर रखी हो। कुछ बच्चों के तो आंसर याद हो जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन के, ये 5-5 मिनट लगने वाले क्वेश्चन है ना, इनको 10-10 बार प्रैक्टिस कर रखे, आंसर याद हो जाते हैं। ये लो जी, आंसर तक याद हो जाते हैं कि उसमें क्या था, तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। और नहीं हो रहे हैं तो उन 10 क्वेश्चन में समय खराब मत करो, उनमें आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक ये गणित देख के मत घबराया करो आप कि 100 क्वेश्चन है, जैसे मान लो किसी पेपर में सर 100 ही मिनट है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रही है, सर इस क्वेश्चन में तो 1.5 मिनट लग गई हमें, अब क्या करेंगे और क्वेश्चन में। अरे भाई उन क्वेश्चन की भी सोचो जो क्वेश्चन 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड में हो रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले टिक मार रहे हैं हम, समझ रहे हो बात को। तो वो एक एवरेज टाइम होगा, तब जाके आप पूरा पेपर कवर होता है। ये होती है हर पेपर की स्ट्रेटेजी। तो क्वेश्चन किया सबने, समझा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, ये पूरा समझने का तरीका, सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही बातें लिखनी है। और इनमें से भी जो कम करेगा वो तो और भी कम कर सकता है। अभी इसमें से भी जिसका हाथ सेट हो जाएगा, थोड़े दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इनमें से भी और कम हो जाएंगी बातें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आसानी पूर्वक चलेंगे। और कैसे चीज़ों को करना है, देखो रणनीति बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे आपको एनालिसिस करके क्वेश्चंस करने कैसे हैं, बिल्कुल बिना घबराए एग्जाम में। अभी कैसे सीखना है चीज़ों को। अब आप क्या हो कि क्वेश्चन पहली बार करते हो और पहली बार को ऐसे करना चाह रहे हो कि जैसे हम एग्ज़ाम के पेपर में सोल्व करें, तो देखो ऐसा नहीं होगा। पहले सीखना पड़ेगा, फिर थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फिर थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी, फिर थोड़ी आपका हाथ भी स्पीड तेज बढ़ेगी, दिमाग भी तेज चलेगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ u इक्वल टू ये देगा e टू द पावर में लिखा हुआ XYZ, u इक्वल टू लिखा हुआ e टू द पावर XYZ, और आपसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहेगा, फाइंड द वैल्यू, या क्या कहेगा, मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू पूछेगा, डेल क्यूब u, डेल x, डेल y, डेल z। आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा, 3 ऑप्शन देगा इसकी वैल्यू के, और आपसे कहेगा कि मान ज्ञात कीजिए या फाइंड द वैल्यू। अब देखो सॉल्यूशन। जो गिवन फंक्शन है आपके पास, जो गिवन फंक्शन है वो है u इक्वल टू ई टू द पावर XYZ। जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास है u इक्वल टू ई टू द पावर XYZ। अपनी बुक में ऐसा कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा कि आप पहले x के साथ कर रहे हो, फिर y के साथ, या फिर y के साथ फिर z के साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक साधारण ऑर्डर हम जानते हैं कि पहले हम किसके साथ करते आए हैं, x के साथ, फिर हम किसके साथ करते आए हैं, y के साथ, फिर नॉर्मली हम किसके साथ करते आए हैं, z के साथ। अब इस क्वेश्चन में क्या करना भाई आप लोगों को, इस क्वेश्चन में क्या करना आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में देखो पहले दिया हुआ था u, तो u ठीक है। अब u का सर कितनी बार करना है, 3 बार। u का कितनी बार करना है, आप कहोगे कि भी सर हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि कितनी बार करना है, 3 बार करना है u का। 3 बार कैसे होगा ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये u दिया हुआ है, u का एक बार x के साथ, तो वो आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसी आंसर का फिर किसके साथ करना है, y के साथ। फिर जो y के साथ जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट का आपको किसके साथ करना है, z के साथ। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस चलेंगे चेन वाइज, कि u का किया x के साथ, जो रिजल्ट आ गया उसका फिर किसके साथ, y के, फिर जो आ गया उसका किसके साथ करना, आपको z के साथ करना है। ठीक है, आ रही बात सबको समझ में। चलिए अभी अब देखो हम यहाँ इसको बहुत आसान पूर्वक करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या होगा, डेल u अपॉन कितना होगा, डेल x। कई तरीके हैं, देखो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी मैं साथ लेके चलूँगा। कई तरीके हैं इसके अंदर मेथड को सोल्व करने के। यहाँ है e टू द पावर XYZ। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, e टू द पावर x,
और ई टू द पावर वाई इंटू जेड लिख सकते हैं क्या, बताओ कौन कह रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भी, कौन कह रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई कह रहा है क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बहुत सारे बच्चे तो यही गलत कर देते हैं और क्वेश्चन को अलग समझ बैठते हैं, बहुत अलग समझ बैठते हैं। भाई ये मैं गलती देखता हूँ अक्सर क्लास में, ये गलती देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग तभी करें जब बीच में किसका साइन हो, प्लस का। एग्जाम में जल्दबाजी में पता ही नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे समझो ई की पावर में ये x है और ये कोई कांस्टेंट है, क्योंकि x के साथ करेंगे तो y भी कांस्टेंट होगा और z भी क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब बोले y कांस्टेंट है सर, z कांस्टेंट है, तो ये कोई 5 मान लो, इसको 2 मान लो, ये तो ये है। तो e की पावर x क्या कहता है कि पहले तो है जैसा का जैसा। भाई e क्या कहता है, e कहता है कि मैं हूँ जैसा का जैसा ही रहूँगा, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके बाद क्या होता है, इसकी पावर का होता है। तो पावर में देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो जैसे 5 गुणा 2 10 हो गए, 10 तो साथ में, और x का कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ देखो x का तो 1 होगा, नीचे देखो x का तो 1 होगा, और ये दो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होते हैं, देखो कांस्टेंट जब प्लस में होते हैं तब तो 0, और जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होते हैं तब क्या होते हैं, साथ में आते हैं। तो ये हो गया y इंटू कितना आ गया आपके पास z, तो ये बन गया वाई जेड ई टू द पावर ये कितना हो गया एक्स वाई जेड, यही बना भी आपके पास। अभी तो देखो एक यहाँ तक पहुँचे हैं, अब इस अगले पे पहुँचना है, तो इसको करेंगे, जो ये रिजल्ट आया इसी का अब किसके साथ करना है, y के साथ। तो देखो अब क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ करने वाले हैं। तो y के साथ करेंगे, देखो कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आपके दिमाग में वाई वाई घूमना चाहिए, वाई वाई दिखना चाहिए आपको। तो ये जो z है बीच में बैठा है, ये कोई काम का नहीं है हमारे। भाई z तो कांस्टेंट है y के लिए, तो इस z को तो करो बाहर, सबसे पहले क्या कर दिया, इसको बाहर। अब एक तो यहाँ y है और एक इसके अंदर y है। जब दो जगह कोई आ जाता है तो उसको कौन से फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, u इंटू वी। एक को करते हैं, एक का छोड़ते हैं, दूसरे को करते हैं और पहले को क्या करेंगे भी, छोड़ेंगे। यही कंसेप्ट होता है आपके पास, तो यही कंसेप्ट होगा आपके पास। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, y का तो कितना होगा 1, y के साथ कर रहे हैं, e की पावर एक बार छोड़ दिया इसको, प्लस अगली बार देखो y को तो छोड़ेंगे, e का करेंगे। e क्या कहता है, एक बार तो मैं हूँ जैसा का जैसा ही छोड़ दो मुझे, कर दिया। अब इसके अंदर करेंगे, कर किसके साथ रहे, y के साथ। तो न तो x का होगा नहीं z का होगा, सिर्फ y का होगा, और वो कितना होगा, 1 होगा। हो गया आपके पास। अब देखो इसको थोड़ा सा और ठीक लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा आपके पास, और इस z को अंदर भेज दो, इस z को क्या भेज दो, अंदर। तो ये हो गया z प्लस, यहाँ से देखो y x, तो ये हो गया एक्स वाई, और ये कितना हो गया आपके पास, जेड स्क्वायर। यही बन गया आपके पास। ये क्या आ गया बेटा आपके पास, डेल यू अपॉन डेल वाई। ये क्या आ गया अभी आपके पास, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसका एक बार फिर से करना चाहते हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू जेड। अब देखो दोबारा से करेंगे, तो देखो अभी तो किसके साथ किया था, u का x के साथ। अब हमने क्या किया था, देखो इसको लिखना ऐसे नहीं है, इसको ऐसे लिखना कि पहले तो x के साथ किया था, अब इसी का हमने दोबारा किया है। तो पहले तो x के साथ हुआ था ही, अब हमने किसके साथ किया, y के साथ। तो एक बार से कितनी बार हो गया, ये 2 बार। अब ये 2 बार तो हो चुका u का, अब हम तीसरी बार कर रहे हैं, लेकिन तीसरी बार में एक बार x के साथ कर चुके, जो रिजल्ट आया उसका अब किसके साथ कर चुके, y के साथ। अब जो y के साथ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का हम किसके साथ करेंगे, z के साथ, ठीक है। इसका करना है z के साथ, तो जिसके साथ करना है वो दिमाग में घूमना चाहिए आपके। तो z के साथ करना भी, तो z इसमें भी है और z इसमें भी है, दोनों में z है आपके पास। जब दो पार्ट में z आ रहा है तो वही फॉर्मूला, एक का करो एक का छोड़ दो, एक का करो और एक का छोड़ दो। तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये तो हो गया e टू द पावर एक्स वाई जेड, इसका कर रहा हूँ मैं। तो एक बार तो e कहता है कि मैं हूँ जैसा का जैसा ही रख लो मुझे, कर लिया जी, ठीक है। इसके बाद देखो अब इसकी पावर का भी होगा, पावर में किसके साथ कर रहे हैं हम, z के साथ। तो z के साथ कर रहे हैं, तो x का और y का तो होगा नहीं, z का होगा, तो वो तो कितना हो गया 1, तो ये एक्स वाई हो गया। इसका इस बार होगा नहीं, तो ये हो गया z प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, प्लस अगली बार क्या होगा, e की पावर एक्स वाई जेड का तो होना नहीं है, ठीक है।
अब देखो इस नेक्स्ट का करेंगे, अगले का करेंगे तो इसमें z है तो z का होगा कितना होगा 1 प्लस नए x का होगा नई y का होगा, और ये दोनों गुणा है मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज़ लिखे जाएंगे आपके पास। होगा किसका, z स्क्वायर का, और z स्क्वायर का कितना होगा 2z होगा। अब ऑप्शन जैसा दे रखा है, उसके हिसाब से आंसर सेट कर लो। एक तो ये कॉमन आ जाएगा, ये तो दिख ही जाएगा आपको, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ से कितना हो गया xyz, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर और कितना हो गया z स्क्वायर, ये हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना है 2xyz और ये कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे भाई एक xyz यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितना हो गया 3, और यही आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में। तो पहले तो कर लीजिए इसको नोट, और नोट कर लो, उसके बाद बताता हूँ कि एग्ज़ाम में करना कैसे है इसको। ये तो कंप्लीट मेथड हो गया आपके पास विद बेसिक कंसेप्ट्स। तो कर लिया बिल्कुल नोट सबने। तो नोट करने में देखो थोड़ा सा समय कम वेस्ट किया करो, क्योंकि नोट जितना फास्ट करोगे उतना आपकी हाथ की स्पीड भी बढ़ेगी और थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। ठीक है, उसमें अपन कई बातें कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को आप कैसे भी देख सकते हो, जितनी ज़रूरत है उतने देख सकते हो। आगे पीछे जो चीज़ें आती हैं उनमें कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी बढ़ा सकते हो तुरंत प्रभाव से। अब देखो एग्ज़ाम में कैसे करना है, ये यू देखना आपको, और 3 बार करना है यू का। एक बार एक्स के साथ, जो एक्स के साथ आए उसका वाई के साथ, जो वाई के साथ रिजल्ट आए उसका किसके साथ करना है, जेड के साथ करना है। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको मालूम है कि x का होगा, y z नीचे आएंगे तो डायरेक्ट ये लाइन आपके पास आएगी, एक लाइन। अभी तक देखो क्या लिखना है आपको, रफ में वहाँ क्या सोल्व करना है। अब सोचो इसमें कितनी सेकंड लगेंगी, 2 सेकंड, 5 सेकंड। अब आपको मालूम है कि z का तो होगा नहीं, y और इसका होगा, तो इसका होगा तो ये 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे आपको। तो e की पावर एक्स वाई जेड वाई e की पावर x इंटू कितना हो गया z, e की पावर एक्स वाई जेड, फिर ये दो लाइन ये लिखनी है, दो नंबर, और जिसकी स्पीड फास्ट है वो 3 नंबर लिख दिया 3 नंबर। अब इसको कर लो, ये चौथी स्टेप में आंसर आ गया आपके पास। अब इस आंसर को देख के तो ऑप्शन मिला दो, भाई ये जोड़ना ही तो है, एक्स वाई जेड और ये 2xyz 3xyz, और ये की पावर दिख ही रहा आपको, बाहर आ गया। अब बोलो, एक ये लिखना है, एक ये लिखना है, 2, बस। ये क्यों लिखना आपको, नहीं लिखना ही नहीं है, ये क्यों लिखना आपको नहीं लिखना, ये पार्ट भी नहीं लिखना आपको कोई भी, तो बस इतना ही पार्ट लिखना आपको। अब क्या काम करेगी आपके आगे शॉर्ट ट्रिक, एक बार अब सीख गए, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब बताओ इन क्वेश्चन में आप लगाओगे क्या 5-5 मिनट, जो और बच्चे लगा रहे हैं 5 मिनट लगा रहे हैं, कोई 4 मिनट लगा रहा है, इन क्वेश्चन को भी आप कितने मिनट में कर लोगे, 1 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में तो लास्ट कर लेगा। जो 2 बार भी प्रैक्टिस कर लेगा ना, वो इन क्वेश्चन को कर सकता है, वो इन क्वेश्चन को कर सकता है अभी। अब देखिए कुछ होमवर्क देते हैं आपको, कुछ जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए देखो 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, अभी धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल आराम से। देखो प्रैक्टिस के लिए क्या करना, आपको क्वेश्चन लिखिएगा,
एक तो ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, u इक्वल टू टेन इनवर्स लिखा हुआ आपके पास एक्स वाई, अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, फाइंड वैल्यू मान किसका ज्ञात करना आपको मान ज्ञात करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मैं बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिल जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, है थोड़ा सा सोच समझ के करने का, थोड़ा सा टाइम भी लेगा वो क्वेश्चन, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, पहला चीज़। दूसरी है आपके पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन और लिखिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये दे रखा आपको u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, और आपसे कहेगा कि फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, वैल्यू पूछेगा आपसे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड की पूछ सकता है, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। तो इन दो क्वेश्चन को कीजिए, जो क्लास में बताया वो कीजिए। स्टैंडर्ड बुक होगी आपके पास, उसको खोलिए, थोड़ा सा उठाइए उसको, स्टैंडर्ड बुक को, इधर उधर पेपर नोट्स गाइड जो बाज़ार में बिक रही हैं उनके चक्कर में बताइए भी ये मैथ्स है। ये वो नहीं है कि जो हर कहीं से 10-20 रुपए में हमने ख़रीद ली और उसको पढ़ लिया रात को सोते समय और वो एक रामबाण घंटी की तरह काम कर गई, ऐसा नहीं होगा। पढ़िए, बेसिक बुक से पढ़िए, बेसिक के साथ पढ़िए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना कैसे है, अब देख लो ये क्वेश्चन 1, 2, 3 और चौथी लाइन में तो आंसर है। क्यों करनी है 8 लाइन, एक शब्द लिखना है, 2, 3, 4 शब्दों में तो आंसर आ जाएगा आपके पास। आपको क्वेश्चन में पीछे जो पेपर आता है उसमें पीछे रफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के पास ही ये 4 शब्द लिख के आप तुरंत आंसर पे पहुँच सकते हो, ये कंसेप्ट रहेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए भाई, पढ़ते रहिए इन चीज़ों को, लगातार कंटिन्यू बने रहिए। और यही है बस मूल मंत्र, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टैंडर्ड बुक्स के साथ पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे टीचर के साथ पढ़िए, अच्छी जगह पढ़िए। और बिल्कुल और किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।